70 किलोमीटर दूर फिल्मी अंदाज में एक हत्या होती है और किसी फिल्मी कहानी के ट्विस्ट की तरह आरोपी पुलिस वालों को गुमराह करने में कामयाब भी हो जाता है। 9 महीनों तक आरोपी पुलिस की आंखों में धूल झोंकते रहते हैं। पुलिस भी बेसुराग थी, क्योंकि उसके पास थी तो एक सिर कटी लाश और कंकाल में तब्दील हो चुका एक सिर। तब पुलिस को एक आइडिया सूझा जिसने उसे मंजिल तक पहुंचा दिया। 10 अप्रैल 2018 मुंबई से 70 किलोमीटर दूर अंबरनाथ इलाके की पहाड़ी का टीला। थाने पुलिस को एक सरकटी लाश होने की इत्तला मिलती है। पुलिस बिना देरी किए मौके पर पहुंचती है तो उसे वीरान टीले के एक हिस्से में सरकटी लाश मिलती है। जिस जगह पुलिस को लाश मिलती है वहां से सबसे नजदीक बसी बस्ती की दूरी भी करीब 2 किलोमीटर थी। बॉडी कहां से मिली? मर्डर करने के बाद जो नीचे का इधर पाले का हिस्सा है, इधर उसने उसका बॉडी फेंक दिया। सर के बिना लाश का मिलना भी पुलिस के लिए किसी पहेली से कम नहीं था। लिहाजा पुलिस पूरे इलाके का चप्पा चप्पा खंगालने के लिए निकल पड़ती है। करीब 2 घंटे की तलाश के बाद उसे आधा किलोमीटर दूर पहाड़ी नाले के नजदीक जो मिलता है वो इस बात का सुराग तो दे देता है कि कत्ल का ये मामला न सिर्फ संगीन है बल्कि बेहद शातिर तरीके से भी अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले में हत्यारों ने प्रजापति की हत्या करने के बाद जो उसकी बॉडी थी उसे तो फेंक देता, लेकिन उसके जो सर है उसे काट कर चादर में लपेट कर लगभग आधा किलोमीटर दूर इसी नाले में, आप देख सकते हैं कि जो पहाड़ी के जो किनारे एक छोटा सा नाला बना हुआ है, उस नाले में उसकी जो चेहरा है, जो खोपड़ी थी, उसे फेंक दिया था। कटा हुआ सर क्या मिला? पुलिस के सामने गुत्थी सुलझने की बजाय और भी ज्यादा रहस्य की चादर से ढक गई, क्योंकि जो कटा हुआ सर पुलिस को मिला वो किसी तेज धारदार हथियार से छीला गया था और चेहरे की सारी चमड़ी उधेड़ दी गई थी, यानी पहचान पूरी तरह से खत्म कर दी गई थी। हमको तकरीबन सर खोजने के लिए 2 घंटा लगा। 2 घंटे के बाद हम ऐसा पहाड़ी के इधर से ऐसा आए और ऐसा ऊपर चढ़ के देखा तो इधर चादर मिली, यहाँ पर सर मिला और उसके आगे चाकू मिल गए। अब पुलिस के सामने लाश थी और साथ में थी एक पहेली कि आखिर ये लाश किसकी है और इसे यहाँ आबादी से इतनी दूर किसने कत्ल करके ठिकाने लगाया और क्यों। अलग अलग 5 से 6 टीम बनवाई और थाना न्यू बॉम्बे, मुंबई ऐसी जगहों पे भेजकर कहीं गुमशुदा की कोई कंप्लेंट दर्ज है इस हिसाब से जानकारी लेने की कोशिश की गई। मुखबिरों को भी इस काम में लगाया गया, लेकिन 2-3 महीने हमें कोई नतीजा नहीं निकाल पाए। पुलिस को अंदाजा तो हो गया था कि कातिल बेहद शातिर है और पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए उसने न सिर्फ जगह तय की बल्कि लाश को भी 2 हिस्सों में बांटकर उसे एक दूसरे के करीब आधा किलोमीटर के फासले पर फेंका। इतना ही नहीं, कातिल ने अपनी पहचान छुपाने की गरज से मकतूल का चेहरा तक बिगाड़ दिया कि जो पीड़ित है उसकी पहचान ना हो पाए, इसलिए आरोपियों ने बाकायदा उसका जो सर काट के एक चादर में लपेट के ठीक इसी जगह फेंक दिया था और जो चेहरे की जो स्किन है वो बाकायदा चाकू से पूरी तरह उधेड़ दी गई थी ताकि पीड़ित की पहचान ना हो पाए। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि इस मर्डर मिस्ट्री को वो कैसे सुलझाए, क्योंकि कत्ल का किस्सा सुलझाने के लिए उसे सबसे पहले उस शख्स की पहचान करनी जरूरी थी जिसका कत्ल किया गया, यानी पहाड़ी के टीले से मिली वो सरकटी लाश आखिर थी किसकी।
तब पुलिस ने टीले के ऊपर से मिली कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए प्रयोगशाला का रुख किया। ये ऐसी लैब निकली जहां पुलिस की बेदम हो चुकी उम्मीद को नई जिंदगी मिल गई और उस बेजल्द चेहरे को वो शक्ल मिल गई जिसकी पुलिस को शिद्दत से तलाश थी। आखिर पुलिस को एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लैब में ऐसा कौन सा तजुर्बा मिल गया जिसने रहस्य की चादर में लिपटे कत्ल के इस किस्से की तमाम परतें उधेड़ कर रख दी और सामने आ गया कातिल का वो चेहरा जो अभी तक पुलिस की आंखों से दूर था और खुल गई कत्ल की गुत्थी। अंबरनाथ इलाके के पहाड़ी टीले से उठाकर लाई गई उस इंसानी खोपड़ी के कंकाल को चेहरे की शक्ल देना किसी भी लिहाज से आसान नहीं था। केस में जहाँ पे स्कल मिला है तो इसमें फिंगरप्रिंट्स नहीं कर सकते, तो ऐसे केसेस में हम लोग टीथ का यूज़ करते हैं क्योंकि टीथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इजीली जलते नहीं हैं, ड्राउनिंग में भी मिल जाते हैं, बॉडी सड़ती है तो भी टीथ रहते हैं। तो जो टीथ को यूज़ करते हैं बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये वो फील्ड है टीथ, और जो अपना ओरो मैक्सिलोफेशियल रीजन बोलते हैं जो फेस का रीजन है, इसको यूज़ करते हैं। लैब में काम करने वाले फॉरेंसिक डॉक्टर्स ने तब चेहरे की नाप जोख और बनाव कटाव के हिसाब से उसे एक शक्ल देने का सिलसिला शुरू किया। और करीब 3 महीने की शिद्दत के बाद उस कंकाल को एक चेहरे का नया नक्श दे डाला। हमारा जो एनालिसिस है वो करके हमको पता चला कि ये एक आदमी का स्कल है और दांतों से हम लोगों ने उसकी एज भी डिटरमाइन किया है। तो एज हम लोग को आई अराउंड 35 के अराउंड 35-40 के अराउंड इसकी एज हम लोग को आई है हमारे टेक्निक से। अब पुलिस के हाथ अंदाज के मुताबिक तैयार किया गया एक चेहरा आ चुका था। तब पुलिस उस चेहरे को लेकर एक नई तलाश में निकली। तो बिल्डअप करने के बाद हम लोगों को ये ऐसा कुछ फेस आया है और इसमें जो आप बोले आई कलर या हेयर स्टाइल या मुस्टैच बियर्ड, ये सब चीज़ें आप गेस नहीं कर सकते हो। ये इसमें कोई टेक्निक नहीं है ये डिटरमाइन करने के लिए कि उसका आँखों का कलर क्या रहा होगा। तो क्योंकि हम इंडियन है, हमारा मोस्टली ब्लैक या डार्क ब्राउन आइज़ होती है, तो हमने वैसा जनरल उसमें आइज़ यूज़ किए प्रोस्थेटिक। और हेयर स्टाइल भी हम लोगों ने एक ये एज रेंज के हिसाब से इस एक व्यक्ति की हेयर स्टाइल कैसी रहेगी उस हिसाब से एक जनरल हेयर स्टाइल उनको दिया है। पुलिस की ये कोशिश जल्द ही रंग लाई और वो उस जगह जा पहुंची जहां उस शक्ल सूरत का इंसान देखा गया था। चेहरे से मदद से हमने हैंडबिल बनवाए और जो चीज़ें वहाँ पे हमें मिली थी, जैसे कि एक चप्पल मिली थी और ये हाथ पे गुंदा हुआ था, ये सारी चीज़ें लेकर और ये फ़ोटो लेकर हमने हर जगह पे पेट्रोल पंप, होटल्स, बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशंस और बस्ती बस्ती में हमने बांटे। उसमें से आगे जाके हमें एक जानकारी आई कि इससे मेल खाती हुई, शक्ल से मेल खाते हुई एक व्यक्ति 7-8 महीने से नहीं है। यानी जो चेहरा पुलिस ने तैयार करवाया था उसकी पहचान विरदेश प्रजापति के तौर पर हुई, जो एक कंपनी में बतौर ड्राइवर काम करता था और 8 अप्रैल से ही लापता था। लेकिन ना तो उसकी गुमशुदगी की कोई शिकायत दर्ज थी और ना ही उसके घर के लोगों ने उसके लापता होने की बात किसी से कही। तो हमने देखा कि वहाँ पे उसकी पत्नी और 2 बच्चे रह रहे हैं, तो हमने उन पे वॉच रखा। उनकी गतिविधियों पे ध्यान रखने के लिए एक अलग से टीम, जिसमें महिला कर्मी भी थी, उनको लगाया गया। और साथ साथ हमें ये शक हुआ कि इस महिला ने अपने पति अगर नहीं है तो कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं कराई है। साथ में उसकी जो रहन सहन था वो भी हमें संदेहास्पद लगा, क्योंकि वो कहीं काम नहीं कर रही थी लेकिन फिर भी परवरिश उसकी चल रही थी, बच्चों की परवरिश चल रही थी। तब पुलिस ने अपनी तफ्तीश का पैंतरा बदला और एक ही झटके में गुत्थी सुलझने लगी।
और फिर कत्ल का जो किस्सा सामने आया उसे सुनकर पुलिस भी चौंके बिना नहीं रह सकी। इंद्रेश की जो पत्नी है सावित्री, इसने इन लोगों को शुरुआती दौर में ऐसे बताया है कि वो अभी अंबरनाथ का काम छोड़कर बेंगलोर गया हुआ है और वहाँ पे काम कर रहा है और वहाँ से पैसे भेजता है, कभी कभार मिलने को भी आता है। जब इन्होंने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने भी बताया कि हमारे पिता आते हैं, बेंगलोर में काम करते हैं। कत्ल का केस खुल गया। बकौल पुलिस वृद्धेश प्रजापति के कत्ल में उसकी पत्नी का ही हाथ था, जिसे उसने अपने 2 साथियों की मदद से अंजाम दिया था। जो पॉइंट है यहाँ पर बैठ के वो दारू पिए और इधर ही उसने उसका मर्डर किया और बॉडी उधर फेंक दे। मर्डर करने के बाद जो नीचे का इधर पाले का हिस्सा है, इधर उसने उसका बॉडी फेंक दिया और उसका सिर काट के वो अपना तकरीबन आधा किलोमीटर दूर उसको फेंक दिया। इस किस्से का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये था कि आरोपी पत्नी ने अपने बच्चों को भी झूठ बोलना सिखा दिया था ताकि प्रदेश का सच सामने ना आ सके। मुंबई से 60 किलोमीटर दूर अमरनाथ का ये हत्याकांड किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जिस तरह हिंदी फिल्म दृश्यम में अजय देवगन ने अपने बच्चों को सिखाया था कि अगर हत्याकांड के बारे में पुलिस या फिर कोई परिवार उनसे कोई जानकारी मांगे तो उनके बच्चों को क्या कहना है, इस मामले में भी ठीक उसी तरह आरोपी महिला ने अपने बच्चों को बाकायदा उतना ही सिखाया था ताकि पुलिस को वो गुमराह कर सकें। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं गलती कर ही देता है। बस ऐसी ही एक गलती ने आरोपी बीवी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।